फिल्म की शुरुआत जेनिफर हिल्स नाम की एक नॉवेलिस्ट को दिखाकर होती है जो जंगल में कमरा किराए पर लेती है ताकि वो अपनी नॉवल को पूरी फोकस के साथ कंप्लीट कर सके। रास्ते में जेनिफर एक शॉप पर रुकती है और वहाँ से उस घर की चाबियां लेती है। दुकानदार जिसका नाम अर्ल था जेनिफर को कैबिन की चाबी देने से पहले एक मैप दिखाता है जिसमें वहाँ तक पहुँचने का रास्ता था। वो कहता है कि वहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल है लेकिन वहाँ की शांति और व्यू उसके रास्ते की सारी थकान मिटा देगा। हालांकि वो लड़की मैप को जितना फॉलो करती है उतना ही उसके लिए वहां पहुंचना मुश्किल होता जा रहा था। आखिर में थक हार के जेनिफर एक गैस स्टेशन पर रुकती है जहां उसे पेट्रोल भरते वक्त 3 मेल वर्कर दिखाई देते हैं जो काफी देर से उसे ही घूर रहे थे। एंडी, स्टैनली और जॉनी तीनों दोस्त हैं जिसमें से जॉनी उस लड़की की तरफ कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट हो जाता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। लड़कों का उसे छेड़ना जेनिफर के लिए नया नहीं था इसलिए जेनिफर उसे नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देती है। वो शहर से दूर सिर्फ अपने काम के लिए आई थी। वो जॉनी को कैबिन का मैप दिखाती है और उससे पूछती है कि ये कैबिन कहाँ पड़ेगा। जॉनी उसे रास्ता तो बता देता है लेकिन जेनिफर ने एक अनजान लड़के को अपने कैबिन का मैप दिखाकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जॉनी ने नोटिस किया कि वो लड़की बहुत अट्रैक्टिव थी। उसने जेनिफर के और करीब आने की कोशिश की लेकिन गलती से उसका पैर एक बाल्टी में फंस जाता है जो देखकर उसके दोस्त एंडी और स्टैनली उस पर हंसने लगते हैं। जेनिफर भी उस पर हंसते हुए वहां से चली जाती है जिससे जॉनी का ईगो हर्ट हो जाता है। हम उसके चेहरे पर गुस्सा साफ देख सकते हैं जो कि सही चीज की ओर इशारा नहीं कर रहा था। एक लंबा रास्ता तय करने के बाद जेनिफर अपने कैबिन तक पहुंचती है। जैसा कि अर्ल ने उसे बताया था कि वहां कोई नहीं आता जाता इसलिए वो उसकी नॉवल कंप्लीट करने के लिए एकदम परफेक्ट जगह थी। न सिर्फ वहां शांति थी साथ ही में वो कैबिन काफी डरावना भी था। अगले कुछ महीनों तक जेनिफर यहीं रहने वाली थी। वो फटाफट अपना सर सामान निकालकर अपने काम में लग जाती है। उसे अपने पूरे फोकस के साथ अपनी नॉवल को लिखकर जल्द से जल्द खत्म करना था। अगले दिन जेनिफर एक लेक के किनारे धूप ले रही थी तभी उसे झाड़ियों से किसी की आवाज आती है। जेनिफर ज्यादा गौर नहीं करती ये सोचकर कि शायद कोई बर्ड या एनिमल होगा। उसी शाम वो दरवाजे पर बैठकर अपनी नॉवल को कंटिन्यू कर रही थी कि तभी उसे उसके सामने एक शेड से आवाज आती है। इस बार आवाज थोड़ी लाउड थी इसलिए जेनिफर खुद उठकर उसे देखने जाती है। जेनिफर शेड तक चलकर जाती है लेकिन देखती है कि वहाँ कुछ नहीं था। शेड में बस कुछ टूल्स और एक बड़ा सा कैन रखा हुआ था जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में पॉइजनस लिखा हुआ था। जेनिफर कभी शांति में नहीं रही थी। उसे बस ये उसके दिमाग का इल्यूजन लगा। वो वापस लौट आती है लेकिन जैसे ही आगे लिखने के लिए वो अपना लैपटॉप उठाती है गलती से उसकी ड्रेस पर वाइन गिर जाती है जिसके बाद जेनिफर को अपने कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। वो आधे कपड़ों में अपने किचन में खड़ी थी लेकिन उसे पता नहीं था कि कोई बाहर खड़ा उसका एमएमएस रिकॉर्ड कर रहा है। अगली सुबह वो वॉक पर जाती है जहां उसे कुछ दूर में एक अबैंडन्ड हाउस मिलता है। वो जानने के लिए बहुत क्यूरियस थी कि उस घर के अंदर कौन रहता है लेकिन जब वो अंदर जाती है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। वो आगे बढ़ जाती है लेकिन उसे रियलाइज होता है कि वो इस जंगल में अकेली थी। वो अपने कैबिन में वापस लौटती है और नहाने का फैसला करती है पर टैप ओपन करते ही उसमें से साफ पानी नहीं निकलता। वो देखती है कि उसका टॉयलेट भी क्लॉग हो गया था। एक डायरी से नंबर ढूंढकर जेनिफर एक लोकल प्लम्बर को कॉल करती है और उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है लेकिन उसकी मुसीबत और बढ़ जाती है जब कॉल के बीच में उसका सेलफोन टॉयलेट में गिर जाता है। जेनिफर हाथ से उसे बाहर निकालती है और हेयर ड्रायर से उसे सुखाने की कोशिश करती है लेकिन उसका फोन टेम्पररी डेड हो गया था। वो बहुत परेशान हो गई थी लेकिन तभी वहाँ मैथ्यू आ जाता है। हम देखते हैं कि मैथ्यू मानसिक रूप से बीमार था और उसे बोलने में प्रॉब्लम्स होती थी पर वो अपना काम अच्छे से करता है और पाइप ठीक कर देता है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करके मैथ्यू ने जैसे उसकी सारी टेंशन दूर कर दी थी। जेनिफर मैथ्यू की मेडिकल कंडीशन से सिंपैथी जताते हुए उसे एक फ्रेंडली किस देती है और उसकी मदद के लिए उसे थैंक यू कहती है। वहीं दूसरी तरफ हम एंडी, स्टैनली और जॉनी को देखते हैं जो एक तालाब से मछलियां पकड़कर उसे बेसबॉल से पीट कर मार रहे थे। उन तीनों को इसमें मजा आ रहा था और स्टैनली ये सब अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। रिपेयर का काम करने के बाद मैथ्यू जंगल में उन तीनों को ज्वाइन करता है और हमें पता चलता है कि मैथ्यू उनका दोस्त था। मैथ्यू को पहली बार किसी लड़की ने किस किया था। वो टूटी फूटी जबान में उस किस के बारे में अपने दोस्तों को बताता है लेकिन जॉनी और एंडी उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगा कि इस पागल को कौन मुंह लगाएगा लेकिन स्टैनली को उसकी बात पर भरोसा था। वो जॉनी से कहता है कि इसे झूठ बोलना नहीं आता। अगर ये कह रहा है तो पक्का उस लड़की ने उसे किस किया होगा। हमें पता चलता है कि उस रात आधे कपड़ों में जेनिफर का एमएमएस रिकॉर्ड करने वाला शख्स स्टैनली था। वो अपनी रिकॉर्ड की हुई वीडियोस अपने दोस्तों को दिखाता है और जेनिफर को इतने कम कपड़ों में देखकर जॉनी बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है कि शहर की लड़कियों को मजे करना अच्छा लगता है, ये लड़की भी यहाँ इसलिए आई है। जॉनी को पता चलता है कि वो घर में अकेली थी और उसका फोन भी गीला होकर खराब हो गया था। वो कहता है कि वो कुछ करने वाला है जिसमें उन तीनों को मजा आएगा। उसी रात जेनिफर जब अपनी नॉवल लिख रही थी तो उसे बाहर से स्ट्रेंज नॉइसेस सुनाई देती हैं। बाहर देखने पर वो पाती है कि एक बर्ड की बॉडी उसके दरवाजे पर पड़ी थी। जेनिफर कैबिन के चारों ओर नजर दौड़ाती है इस उम्मीद में कि शायद वहाँ कोई भटकता हुआ आ गया हो लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिलता।
लेकिन जैसे ही वो अपने घर के अंदर आती है, वो अपने लैपटॉप में जॉनी और उसके दोस्तों की सेल्फी देखती है। जेनिफर उन्हें पहचान लेती है और पैनिक करने लगती है, पर तब तक चारों ने उसे घेर लिया था। वो जेनिफर को डांटने लगते हैं और स्टैनली ये सब अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। मैथ्यू वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉनी उसे अंदर खींच लेता है। डरी हुई जेनिफर कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड यहाँ आने वाला है, लेकिन ये सुनकर उनके कानों पर जूं नहीं रेंगती, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ कोई नहीं आने वाला और उसका फोन भी भीग कर खराब हो गया है। वो सभी जेनिफर पर अपना गुस्सा उतारते हैं और उसे हैरास करते हैं। जॉनी उसकी राइटिंग का भी मजाक बनाता है, लेकिन अभी तो ये बस शुरुआत थी। वो जेनिफर के ऊपर जलती हुई माचिस फेंकते हैं, जिससे जेनिफर को बहुत दर्द हो रहा था। जॉनी उसके मुंह में वोडका की बोतल डाल देता है और उसे उसमें से पीने के लिए फोर्स करता है। डरी हुई जेनिफर उनकी हर बात मान रही थी, जिससे उन लड़कों की हिम्मत और बढ़ जाती है। इसी बीच मैथ्यू एक कोने में छुपकर ये सब होते हुए देख रहा था। उसे ये सही नहीं लगता, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो उन्हें रोक सके। जॉनी उसे अपना मुंह खोलने के लिए कहता है और उसके दांतों को खींचने लगता है, जिससे जेनिफर को बहुत दर्द हो रहा था। वो बेसबॉल बैट से उसका मुंह तोड़ने की धमकी देकर उससे गंदे गंदे काम करवाता है, और जब तब भी उसका मन नहीं भरता तो वो एक गन निकालकर जेनिफर के मुंह में डाल देता है और उसे गन को सक करने के लिए कहता है। उसे ये करता देख तीनों लड़के उस पर हंसने लगते हैं। जॉनी उसका रेप करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जेनिफर उस बोतल से उसकी नी पर हमला कर देती है। उसे भागने का मौका मिल गया था। वो स्टैनली की आंखों में मिर्च का स्प्रे डालकर वहाँ से भाग जाती है। वो जितना हो सके उतना दूर भागने की कोशिश करती है, क्योंकि वहाँ उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। भागते भागते जेनिफर एक शेरिफ और उस कैबिन के मालिक अर्ल से जा टकराती है, जो जंगलों में हंटिंग कर रहे थे। जेनिफर रोते हुए शेरिफ से कहती है कि कुछ लड़कों ने उसका रेप करने की कोशिश की। शेरिफ तुरंत हरकत में आ जाता है और अर्ल से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं उन लड़कों को देख लूंगा। शेरिफ जेनिफर के साथ कैबिन में आता है, लेकिन वो देखते हैं कि कैबिन खाली था। वो घर की तलाशी लेता है और वहाँ उसे शराब की बोतल और कुछ ड्रग्स मिलते हैं, जिसके बाद वो विक्टिम को ही जज करने लगता है। उसे लगा कि वो लड़की उसे झूठ बोल रही है, जब उसे पता चलता है कि वो लड़के जॉनी और उसके दोस्त थे, क्योंकि वो उन्हें उनके बचपन से जानता था। वो ऐसी हरकत नहीं कर सकते। शेरिफ कहता है कि मुझे तुम्हारी तलाशी लेनी होगी, लेकिन हम देखते हैं कि तलाशी के बहाने शेरिफ उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूकर अपनी सेक्सुअल अर्ज को सेटिस्फाई कर रहा था। इसी बीच वो उन लड़कों को फोन लगाता है और कुछ ही देर में जॉनी और उसके दोस्त वापस लौट आते हैं। रिवील होता है कि शेरिफ उन लड़कों के साथ मिला हुआ था। शेरिफ उसे उन लड़कों के सामने जोर से थप्पड़ मारता है और अपनी राइफल उसके मुंह में रखकर उसे असॉल्ट करता है। वो दोबारा भाग ना पाए, इसलिए जॉनी उसकी गर्दन जोर से पकड़ लेता है और चाकू से उसके कपड़े फाड़ देता है। वो मैथ्यू को कपड़े उतारने के लिए कहते हैं। शुरुआत में तो वो मना करता है, लेकिन वो उसे पैंट उतारने के लिए फोर्स करते हैं। जेनिफर को पूरी ताकत के साथ जमीन पर पटका जाता है और वो मैथ्यू को उसका रेप करने को कहते हैं। मेंटली चैलेंज वो लड़का खुद को रोक नहीं पाता और जेनिफर का ब्रूटली रेप करता है। स्टैनली ये सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। इसी बीच शेरिफ को उसकी बेटी का फोन आता है। वो एक तरफ जाकर अपनी बेटी से बात करता है, जैसे कि दुनिया का सबसे अच्छा आदमी हो, जबकि दूसरी ओर उसके सामने एक लड़की का रेप हो रहा था। उसका रेप करने के बाद वो जेनिफर को जाने देते हैं। जेनिफर अधमरी हालत में जंगलों में जाती है, लेकिन हैवानियत का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। उन लड़कों का ग्रुप उसका पीछा करता है और वो उसे घसीटकर उसके मुंह को बार बार गंदे पानी में डुबाते हैं। इसके बाद एक एक करके सभी लड़के उसका रेप करते हैं। शेरिफ भी पीछे नहीं हटता। जेनिफर उससे रहम की भीख मांगती रह जाती है, लेकिन उसके आंसुओं को इग्नोर करके वो भी उसका रेप करता है। जेनिफर को जब होश आता है तो उसका पूरा शरीर मिट्टी से सना हुआ था। वो लड़खड़ाते हुए ब्रिज की तरफ जाने लगती है। शेरिफ उसे शूट करने के लिए अपनी गन उसकी ओर पॉइंट करता है, लेकिन तभी जेनिफर ब्रिज से नीचे गिर जाती है। शेरिफ उसकी बॉडी के ऊपर तैर के आने का इंतजार करता है, लेकिन बॉडी ऊपर नहीं आती। वो नदी के बहाव का पीछा करते हैं, लेकिन उन्हें जेनिफर की बॉडी नहीं मिलती। शेरिफ लाश न मिलने से घबरा जाता है। वो उन्हें फटाफट सारे एविडेंस मिटाने को कहता है, जिसके बाद वो सब कुछ जला देते हैं। शेरिफ अपने घर आता है, जहाँ उसकी बेटी और उसकी वाइफ उसका इंतजार कर रही थी। वो उनके साथ ऐसे घुल मिल जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, जिससे पता चलता है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। अगले दिन वो अर्ल के पास जाता है और उसे घर की चाबियां देकर कहता है कि जेनिफर चली गई है। अर्ल उससे कोई सवाल जवाब नहीं करता और चाबी रख लेता है। अगले कुछ दिनों में वो सभी अपनी पुरानी लाइफ जीने लगे थे, लेकिन मैथ्यू उस दिन को नहीं भूल पाता। उसे अपने किए पर पछतावा था और उसे बार बार जेनिफर की आत्मा दिखाई दे रही थी। एक महीने बाद शेरिफ को अर्ल का फोन आता है। वो उसे बताता है कि बारबरा नाम की एक लड़की जेनिफर के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि वो 1 महीने से गायब है। इसी बीच स्टैनली घबराए वो अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उसे उसका वीडियो टेप नहीं मिल रहा। उस टेप के अंदर जेनिफर की वीडियोस थी। ये सुनते ही जॉनी गुस्से में उसे पीटने लगता है, लेकिन एंडी उसे शांत करता है। जॉनी पूरा दिन उस टेप की टेंशन में था कि तभी रात के समय उसे कुछ बाहर गिरने की आवाज आती है। वो बाहर आकर देखता है तो दरवाजे पर जेनिफर की सैंडल पड़ी हुई थी। गुस्से में अपनी गन निकालता है और झाड़ियों में शूट करने लगता है।
पर वहाँ कुछ नहीं था। अगले दिन शेरिफ जब अपने घर लौटता है तो पाता है कि किसी ने उसे एक वीडियो टेप मेल किया था। उसे रियलाइज होता है कि ये तो जेनिफर की रेप वाली वीडियो टेप है। ये टेप उसके घर तक कैसे पहुंची ये सोचकर शेरिफ गुस्से से पागल स्टैनली के पास जाता है और उसे कहता है कि ये टेप मेरे घर भेजने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। जॉनी जो खुद उस टेप को ढूंढ रहा था उसे लगा कि ये सब मैथ्यू कर रहा है, क्योंकि उस दिन के बाद वो उनसे कभी मिलने नहीं आया। लेकिन शेरिफ का शक अर्ल पर था, क्योंकि उनके ग्रुप के बाहर जेनिफर को देखने वाला आखिरी आदमी वही था। अगले दिन वो शिकार के बहाने अर्ल के साथ जंगल में जाता है। वो अर्ल को आराम से बैठने के लिए कहता है और अर्ल जैसे ही अपने गन नीचे रखता है शेरिफ उस बेचारे बूढ़े आदमी को शूट कर देता है। इसी बीच मैथ्यू खुद को एक अबैंडन्ड कैबिन में पाता है। उसे वहाँ जेनिफर दिखाई देती है जो इतने भयानक इंसिडेंट के बाद भी जिंदा बच गई थी। मैथ्यू रोते हुए उससे माफी मांगता है, लेकिन जेनिफर उसके गले में फंदा लपेटकर उसकी सांसें रोक देती है। मैथ्यू तड़प रहा था पर जेनिफर रस्सी ढीली नहीं करती और उसे आखिरी सांस तक टॉर्चर करती है। स्टैनली और एंडी जो मैथ्यू को ढूंढ रहे थे एक अबैंडन्ड हाउस में आते हैं। उन्हें वहाँ कुछ खाने की चीजें मिलती हैं जो कुछ दिन पहले ही एक्सपायर हुई थी। इसका मतलब यहाँ कोई रह रहा था। स्टैनली जब अकेला था तो उसे जेनिफर दिखाई देती है। उसे जिंदा देखकर वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। उसकी चीख सुनकर जब एंडी बाहर निकलता है तो जेनिफर उस पर भी अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। स्टैनली को जब होश आता है तो वो खुद को एक पेड़ से बंधा पाता है। जेनिफर उसे मरा हुआ चूहा खिलाती है, उस पर थूकती और चिल्लाती है। आखिर में मछली पकड़ने वाले कांटे से वो स्टैनली की आईलिड को खुला रहने के लिए फोर्स करती है और उसकी पूरी बॉडी को मछली के मांस से कवर कर देती है। स्टैनली का शरीर वहां बैठे भूखे कौवों का चारा बन जाता है जो उसकी आंख फोड़कर उसे खा जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एंडी को जेनिफर एसिड से भरे बाथटब में डुबाकर मार डालती है। जॉनी को अपने गैस स्टेशन पर एक लड़की दिखाई देती है, लेकिन रिवील होता है कि ये तो जेनिफर थी जो उस पर आयरन रॉड से हमला कर देती है। जॉनी को जब होश आता है तो जेनिफर ने उसे भी उसके दोस्तों की तरह बांध दिया था। उसके मुंह में उसने घोड़े की लगाम लगाई, जिसे जरा सा खींचने पर जॉनी दर्द में चिल्लाने लगता है। इसके बाद जेनिफर एक एक करके उसके सारे दांत तोड़ देती है और इतना दर्द सहने के बाद जॉनी डर के मारे जेनिफर के सामने यूरिनेट कर देता है। जेनिफर उसके साथ वो सब करती है जो उसने उसके साथ किया था, लेकिन फिर भी जॉनी को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। उसकी हंसी देखकर जेनिफर उसके प्राइवेट पार्ट को काट कर उसके मुंह में डाल देती है। जॉनी का शरीर इतना दर्द सह नहीं पाता और उसकी मौत हो जाती है। तीनों में से जॉनी को सबसे भयानक मौत मिली थी, लेकिन अब उस शेरिफ की बारी थी। शेरिफ को अपनी डॉटर का फोन आता है जो उसे अपनी नई इंग्लिश टीचर के बारे में बताती है। हम देखते हैं कि उसकी नई टीचर जेनिफर थी। जेनिफर उससे फोन पर बात करती है और उसकी आवाज सुनकर शेरिफ तुरंत अपने घर की ओर भागता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसकी डॉटर जेनिफर के साथ चली गई। उसका पीछा करने के लिए वो जैसे ही कार में बैठता है जेनिफर उस पर बैट से हमला करती है और जब शेरिफ की आंख खुलती है तो वो खुद को एक टेबल के सहारे बंधा पाता है। उसके पीछे से एक शॉटगन उसकी बॉडी के अंदर घुसी हुई थी। जेनिफर उसके सामने आती है और उसे कहती है कि तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है। उसे तो यकीन ही नहीं होता कि कैसे एक लड़की का पिता किसी दूसरी लड़की के लिए इतना बेरहम हो सकता है। उसे टॉर्चर करने के लिए जेनिफर उस शॉटगन को उसके और अंदर डाल देती है। इसके बाद वो ट्रिगर पर एक रस्सी बांधती है और उसे चारों ओर से घुमाते हुए उसके आखिरी छोर को किसी के हाथ में बांध देती है। यहाँ रिवील होता है कि जेनिफर ने मैथ्यू को नहीं मारा था। वो उस शेरिफ की जिंदगी मैथ्यू के भरोसे छोड़कर बाहर जाकर बैठ जाती है। जब मैथ्यू को होश आता है तो शेरिफ उसे हिलने से मना करता है, लेकिन मैथ्यू अपने हाथ पर काबू नहीं कर पाता और गलती से ट्रिगर को खींच देता है। गोली शेरिफ के पीछे से होते हुए उसकी खोपड़ी को तोड़कर सीधा मैथ्यू की चेस्ट में जा लगती है और दोनों मारे जाते हैं। जेनिफर को जब गोली चलने की आवाज आती है तो हम उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।